ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलो, जब मिले तब सवेरा। सो दिस इज सेकंड अमेंडमेंट लेक्चर फॉर योर सीए फाइनल लॉ। कल हमने स्टार्ट किया था विद द कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट जो हमने फिनिशअप किया थे। फिर हमने ईसीबी शुरू किया था। थोड़ा सा ईसीबी को रिवाइज करते हैं, भले अमेंडमेंट लेक्चर क्यों ना हो, बट ईसीबी काफी हैवी है तो उसको समझना पड़ेगा। ईसीबी मतलब अच्छा एक्सटर्नल, ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोलो, निकम्मो कंसेप्ट बोलो मेरे को, जैसे मेरे को लॉन्ग फॉर्म पता ही नहीं। क्या होता है ईसीबी? बोलो रे, कल देखा ना, इतना मल्टी कलर डायग्राम बना के दिया था रे, कलर डाल डाल के बना के दिया था कि फोटोग्राफिक मेमोरी रहे। सर वो फोटो भी नहीं याद, कंटेंट भी नहीं याद। जब हम बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कितने तरीके से ईसीबी किया जा सकता है? दो। पहला रूट ऑटोमेटिक, दूसरा रूट अप्रूवल। कितने करेंसीज में किया जाता है? दो। पहला इंडियन करेंसी और दूसरा फॉरेन करेंसी। और फिर हमने देखा था कि ईसीबी के अंदर ऑटोमेटिक रूट में एलिजिबल बायर्स कौन, एलिजिबल लेंडर्स कौन। फिर हमने देखा था कि भाई ईसीबी के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स कैसे सेट किए जाते हैं, करेंसी कैसे, किस चीज के लिए ईसीबी यूज नहीं हो सकता, ऐसी चीज। कौन सी चीज के लिए ईसीबी यूज नहीं होता वैसे? इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, जिसमें ईसीबी इन्वेस्ट हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा, क्या हम पीएसयू वगैरह के शेयर इससे परचेस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ करके रखा हुआ है। ईसीबी में कितने टाइप के हेज होते हैं? तीन। पहला प्रिंसिपल ओनली स्वैप, दूसरा इंटरेस्ट का, और तीसरा इंटरेस्ट के ऊपर के करेंसी का, कूपन ओनली स्वैप। याद है? फ्लोटिंग टू फिक्स रेट में कन्वर्ट करना, कुछ याद आया? ये कल तक हमने देखा था, यस और नो। आज हम जाने वाले हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर, पूरा ध्यान बोर्ड पे। Change of currency of the borrowing. Change of currency of the ECB from one freely convertible foreign currency to other freely convertible foreign currency as well as INR is freely permitted. अगर आपने डॉलर में ECB लिया है तो आप उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने रुपीज में लिया है तो आप किसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी भी करेंसी में, ये फ्रीली परमिटेड है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन बोला है क्या? नहीं। इसमें चेंज ऑफ द करेंसी फ्रॉम INR टू एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी इज नॉट परमिसिबल। ठीक है? चेंज ऑफ करेंसी फ्रॉम आईएनआर टू एनी फ्रीली परमिटेबल फॉरेन करेंसी, मतलब इंडियन नेशनल रुपी से आप फॉरेन करेंसी में नहीं लेकर जा सकते। क्यों? क्योंकि हम फेमा में हैं, और फेमा का मेन इंटेंशन क्या होता है? फॉरेन एक्सचेकर भरा हुआ होना। अगर आप आईएनआर में ईसीबी लोगे, बाद में उसको पौंड में कन्वर्ट करके किसी और को दोगे, गवर्नमेंट बोलेगा हम पागल हैं, अबे साले। बोलो हाँ या ना? तो ये वाला सिचुएशन होगा नहीं होगा? अरे जोर से बोलो सर ना। तो इसको याद रखना। नीचे नोट, द ईसीबी फ्रेमवर्क इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इन इंडिया मेड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। लेंडिंग, वहां 9 कट कर देना। लेंडिंग एंड बोरोइंग अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क बाय इंडियन बैंक and their branch subsidiaries outside India will be subject to prudential guidelines issued by Department of Banking Regulation of the Reserve Bank. Further, other entities raising ECB are required to follow guidelines issued, if any, by concerned sectorial prudential regulator. मतलब सिंपल सी बात है कि भैया ECB का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? RBI। पर अगर जरूरत पड़े तो स्पेसिफिक जोग्राफिकल सेक्टर के लोग भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइड में लिखना, entire ECBs are controlled by RBI. Entire ECBs are controlled by RBI. RBI and subjective judicial authorities, sorry, subjective administration authorities. डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? अब सवाल उठता है साइड में, लिमिट एंड लिवरेज।
ठीक है, वहां लिमिट और लिमिट का पैराग्राफ दिया है। ओके, एक बार उसको सिर्फ रीड करना मन के मन में, फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। गो फॉर इट फास्ट। बोलो सुनो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स और लिवरेज मतलब क्या और इसके प्रोसीजर्स किस तरीके से है। क्या लगता है लिमिट्स और लिवरेज का आइडिया क्या होगा? मैक्सिमम कैप, कितना ईसीबी रेस करना चाहिए, है ना। ये मैंने थोड़ा सा स्किप किया था, अगर आपको याद होगा ऑटोमेटिक रूट और इसके अंदर है, याद है मैंने बोला था ये हम लिमिट्स आगे पढ़ेंगे। ये सुनो, चलो आ जाओ। एलिजिबल ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है, जो एलिजिबल बोरोवर है ऑटोमेटिक रूट का, कौन होते हैं एलिजिबल बोरोवर्स? वाह निकम्मो, कंपनीज, एग्जिम, कुछ याद आया? ट्रस्ट, एसीजेड, बोलो हाँ या ना। तो ये एलिजिबल बोरोवर्स ने ऑटोमेटिक रूट के अंदर ईसीबी लेना अलाउड है। अप टू कितना डॉलर लेना अलाउड है? $750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। $750 क्या बोलो एक बार, समझ में आ रहा है ना? पर फाइनेंशियल ईयर, वहां मिलियन नहीं लिखा है ना मैंने। ओके, समझ जाना, 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। ये रुपी डिनोमिनेटेड लिमिट हो सकती है, इंडिविजुअली दी हुई। फॉरेन करेंसी में अगर आप ईसीबी उठा रहे हो और वो भी फॉरेन इक्विटी होल्डर से ईसीबी उठा रहे हो, तो उसका इक्विटी होल्डिंग, जैसे वॉरेन बफेट ने बाहर इक्विटी होल्डिंग लेकर रखा है 100 करोड़ का या $1 मिलियन का, तो मैक्सिमम ईसीबी दे सकता है उसके 7 टाइम्स, जो हो सकता है $7 मिलियन। मतलब पहले तो 750 मिलियन का लिमिट है, उसके ऊपर इंडिविजुअल से ले रहे हो तो उसके ऊपर भी लिमिट है 1:7 का। उसमें भी अगर आउटस्टैंडिंग 5 मिलियन से कम है तो ये लिमिट एप्लीकेबल होगी क्या? नहीं। पर अगर आउटस्टैंडिंग 5 मिलियन से ज्यादा है तो लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? यस, आउटस्टैंडिंग प्लस प्रपोज्ड वाला। क्लियर है? मतलब आपको ये लिवरेज मेंटेन करना पड़ेगा 7:1 का, अगर आउटस्टैंडिंग 5 मिलियन से ज्यादा है तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, कल भी एक ऐसा छोटा सा कंटेंट था जिसके अंदर मैंने लिमिट चेंज करवानी थी, किसी ने तो मेरे को बोला था। कल हमने ऐसा ही कंटेंट देखा था ना, एक 5 मिलियन वाला। होल्ड, आई विल जस्ट शो यू। अच्छा वो याद आया, हाँ यहां पे ये जो हमने लिखा था ना, MAMP लेस देन 5 years नो हेज, MAMP मोर देन इक्वल टू 5 years 70% हेज। ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, ठीक है? एक बार उसको वापस पढ़ना, इसको इस साइड ले लो और उसको उस साइड ले लो। गो फॉर इट फर्स्ट। समझ में आ रहा है? वो पढ़ के देखना आपने, आपको समझ में आएगा।
तो यहां पे कितना परसेंट हेज है बोलोगे बच्चों? 70%। एंड यहां पे नो हेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये कल एक छोटा सा बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, इसको याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? चलो ये समझ में आया पक्का? लिमिट एंड लिवरेज। लिमिट एंड लिवरेज में किसी को कोई तकलीफ है? और अगर अप्रूवल रूट है, कौन सा रूट है? अप्रूवल, तो कितना ईसीबी लिया जा सकता है? जितना अप्रूव किया जाएगा एज पर द अप्रूवल। ठीक है, इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला फॉरेन करेंसी ईसीबी उठाया है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी होल्डर से। इक्विटी होल्डर मतलब कौन? वॉरेन बफेट। अगर उसका ईसीबी मतलब आप उससे ईसीबी ले रहे हो, वो आपको ईसीबी जोर से बोलो दे रहा है, ये सुनो। तो अब लिवरेज जो है मतलब मैक्सिमम कैटेगराइजेशन ऑफ ईसीबी कितना ले सकते हो, वो इक्विटी के पोर्शन में 1:7 का होना चाहिए। कितना पोर्शन में होना चाहिए? 1:7। मतलब अगर 1 मिलियन का इक्विटी होगा तो ईसीबी कितना होना चाहिए? 7 मिलियन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन ये अप्लीकेबल उसी को होगा जिसका आउटस्टैंडिंग प्लस प्रपोज्ड ईसीबी इज मोर देन 5 मिलियन। मतलब जिसका ऑलरेडी ईसीबी है और ईसीबी उठा रहा है, वो भी फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो बहुत रिस्की हो गया। तो ये 1:7 मैक्सिमम वाला कंडीशन लगेगा। जिसका 5 मिलियन से कम है वो कितना भी उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कंसेप्ट? पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, चलो इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन। ओके, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या इंडियन बैंक वगैरह एक्सेट्रा इन ईसीबीज के लिए गारंटी वगैरह दे सकता है? कल हमने इस चीज को डिनाई किया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है, देखना आ जाओ। Issuance of guarantee etc. by Indian bank and financial institution. Issuance of any type of guarantee by Indian bank and all Indian financial institution and NBFCs relating to ECB is not permitted. Further financial intermediaries मतलब इंडिया के बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी इसी के लिए गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं। तो वहां साइड में लिख के रखो, नो गारंटी बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ECB। नो गारंटी बाय इंडियन इंस्टीट्यूशंस फॉर ECB। डन? बोलो हाँ है ना? नीचे पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स।
ECB proceeds are permitted to be parked abroad as well as domestically in a manner given below. Parking of ECB proceeds abroad. ठीक है, अब इसके ऊपर भी पूरा कंसेप्ट बिल्डर है अपना। एक काम करो, इसको भी आप वापस से रीड करो एक बार, फिर मैं इसके लिए डायग्राम देता हूँ, चार्ट। ठीक है, एक बार मन में रीड करो। मन में रीड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज शांति से आराम से समझ में आए ऐसे रीड करो। मेरे साथ रीड करोगे तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा, पार्किंग मतलब पहले ये समझ लो। पार्किंग मतलब बाहर से आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आया है और अभी आप उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लगा नहीं सकते, तो कुछ दिन के लिए पार्क करके रखना पड़ेगा ना। पार्किंग मतलब टेम्पररी कहीं पार्क करोगे तो लिखना वहां पे साइड में, मतलब कंसेप्ट के लिए। पार्किंग मीन्स keeping the ECB which is unutilized in a specific area till its specified purpose, फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार रीड कर लो। डन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अच्छे तरीके से। ECB किस तरीके से पार्क किया जाता है या कहां पार्क किया जा सकता है ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स, पहला इफ यू वांट टू पार्क अब्रॉड, दूसरा इफ यू वांट टू पार्क इन इंडिया। समझो आपने ECB लिया है आपके फॉरेन ब्रांच के लिए। कौन से ब्रांच के लिए? फॉरेन। तो आपको उसको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा, अब उसको इंडिया लाके पार्क नहीं कर सकते। या फिर आपने ECB लिया है इंडिया के लिए, तो आपको इंडिया में पार्क करना पड़ेगा, वापस बाहर भेजने में कोई सेंस नहीं है। सो पार्किंग अब्रॉड, बाहर आप ECB पार्क कर सकते हो, एक तो नॉर्मल डिपॉजिट में या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के अंदर जो फॉरेन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, किसी भी ट्रेजरी बिल में या अदर इंस्टीट्यूशन जिसका मैच्योरिटी 1 साल होना चाहिए। कितना मैच्योरिटी? 1 साल। मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम, क्योंकि हम पार्क कर रहे हैं ना, ये हमारा मेन टारगेट थोड़ी है जो इसको मिनिमम कर देंगे। इसको मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा? क्लियर है? सो मैक्सिमम 1 ईयर मैच्योरिटी, क्योंकि पार्किंग है। नीचे ये जब आप पार्क करो तो इसकी रिस्क अवॉइड करने के लिए आपने अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स या इंस्ट्रूमेंट में इसको पार्क करना चाहिए, जिनका क्रेडिट रेटिंग S&P मतलब स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच और IBCA मतलब IBCA नहीं पता आपको? नो आइडिया? अच्छा, मूडी पता है? मूडी, इनके IBCA देखेंगे।
सो इन तीनों के हिसाब से इनका क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए AA- से ज्यादा। क्लियर है सब सबको? और मूडी के हिसाब से होना चाहिए AA3 से ज्यादा। सर हमको इनके क्रेडिट रेटिंग के पैरामीटर्स ही नहीं मालूम। पैरामीटर्स पता है क्या क्रेडिट रेटिंग के? कि देखने हैं एक बार। ना कुछ तो बोलो जिंदगी के अंदर। देखने हैं नहीं है तो कब बोलोगे जिंदगी में? यह है क्रेडिट रेटिंग स्केल्स। खुल जा सिम 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 सिम। हाँ, यह है क्रेडिट रेटिंग स्केल्स और उनके मीनिंग। ठीक है, तो मूडी का AA3 जो है और इनका AA- जो है वो ये है, एन ऑब्लिगोर हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। इट डिफर्स फ्रॉम द हाईएस्ट रेटेड ऑब्लिगोर्स ओनली टू स्मॉल डिग्री। मतलब इसके ऊपर रेटिंग सिर्फ AA, AA+ और AAA है, जिसमें AA+, AA और AA- ये तो एक ही कैटेगरी में कवर किए जा रहे हैं। मूडी का भी AA3 मतलब इनका AA-। क्लियर है? अब AAA मतलब सबसे अच्छा रेटिंग क्या होता है? एन ऑब्लिगोर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन कैपेसिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद के फाइनेंशियल कमिटमेंट मीट कर सकता है। नाउ ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली नहीं, मतलब हद बाहर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हद के अंदर स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है सब? तो इस जैसे क्रेडिट रेटिंग के अंदर आपने उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बोला है। दूसरा, फॉरेन ब्रांच सब्सिडरी ऑफ द इंडियन बैंक के अंदर भी आप इसको पार्क कर सकते हो। मतलब अगर SBI बैंक का फॉरेन ब्रांच है तो और उसके अंदर उसको पार्क कर दो तो अच्छी बात है, उसका इंडिया को भी फायदा होगा। नेक्स्ट वाली चीज, होल्ड। अगर आप ECB प्रोसीड्स को इंडिया में पार्क करना चाहते हो, पार्किंग इन इंडिया, ECB फॉर रूपी एक्सपेंसेस रिपेट्रिएट टू इंडिया, जिसको AD कैटेगरी 1 बैंक के करंट अकाउंट में आप पार्क कर सकते हो या टर्म डिपॉजिट में पार्क कर सकते हो, जिस टर्म डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 12 मंथ्स, जो अनएंकम्बर्ड पोजीशन में होना चाहिए। अनएंकम्बर्ड पोजीशन मतलब इसके ऊपर कोई भी गिरवीनेस नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने डिपॉजिट रखा, FD आप गिरवी रखते हो नॉर्मली लोन के खिलाफ कि भैया FD लोन के खिलाफ गिरवी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनएंकम्बर्ड मतलब इसके ऊपर किसी दूसरे का कोई भी हक होना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप ECB प्रोसीड्स को क्या कर सकते हो? पार्क। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो इसको ना। चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट।
ड्रैग करो। इसको फिच आईबीसीए रेटिंग करना, सॉरी मैं इसको बोलना भूल गया। फिच आईबीसीए रेटिंग, फिच इंटरनेशनल बोर्ड फॉर रेटिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो फिच का कनेक्टेड नेम है। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? डन एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, सो यहां पे खत्म होता है आपका पार्किंग ऑफ ईसीबी, क्या बोले एक बार उसे प्रोसीड्स। आगे बढ़े यस और नो? चलो नेक्स्ट चीज, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो अगली चीज आती है दैट इज प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी। मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप ईसीबी रेज कर सकते हो। ऑल ईसीबी कैन बी रेज अंडर ऑटोमेटिक रूट इफ दे कंफर्म, यहां कॉन्फॉर्म हुआ है वहां कंफर्म कीजिए, टू द पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर फ्रेमवर्क। फॉर अप्रूवल रूट केसेस द बोरोअर्स में अप्रोच आरबीआई with a prescribed format form ECB for examination through AD category 1 bank. नीचे such a cases shall be considered keeping view the overall guidelines, microeconomic situation and merit of the ECB proposal, specified proposal. ECB proposal received in the Reserve Bank above certain threshold limit refixed from time to time would be placed before the empowered committee set up by the RBI. The empowered committee will have external as well as internal members and Reserve Bank will take a final decision in the case, taking into account a recommendation of empowered committee. Entities desirous to raise ECB under automatic route may approach AD category 1 bank with their proposal along with the duly filed form ECB. क्लियर है? तो अगर इसके लिए मैं एकदम सिंपल वाला डायग्राम ड्रॉ करूं, एकदम सिंपल वाला, सो हाउ टू रेज ए ECB, साथ साथ में आप भी ड्रॉ कर लेना। हाउ टू रेज द ECB डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा रूट है बोले एक बार उसे, ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में अप्लाई टू, किसको अप्लाई करना है? एडी कैटेगरी 1 बैंक, जो आपको ऑटोमेटिक रूट के अंदर स्ट्रेट अवे ईसीबी प्रोसीड्स दे देगा। अप्रूवल रूट में टेंशन है, अप्लाई टू एडी कैटेगरी 1 बैंक, which in turn will ensure that you comply with the conditions, which in turn will transfer the case to RBI. RBI will set up an empowered committee and both of RBI and empowered committee will together
ईदर एक्सेप्ट द ईसीबी, एक तो ईसीबी क्या होगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट ईसीबी। एक तो ईसीबी एक्सेप्ट होगा, नहीं तो ईसीबी रिजेक्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? आइडिया क्लियर है सबको? बोलो सर नो। ये चीज होने के बाद में अगला आता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईसीबी। मैं चाहूंगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक बार खुद रीड करना फटाफट, फिर उसके बाद हम चार्ट फिलअप करेंगे। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन है एवरीबॉडी। हो गया सबका रीड करना? बोलो सर ना। सो कुछ ईसीबी के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेलिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहला एलआरएन। मुझे बताओ जब तक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकलता तब तक के क्या आप ईसीबी ड्रॉ डाउन कर सकते हो? ड्रॉ डाउन मतलब विड्रॉल, मतलब आप ईसीबी ले सकते हो क्या बोले एक बार उसे? नहीं। या आप अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए बॉलोवर ने 2 कॉपीज के साथ में अप्लाई करना चाहिए ईसीबी फॉर्म में। फॉर्म कौन सा है? ईसीबी। फॉर्म का नाम ही क्या है? ईसीबी। ईसीबी 1 नहीं, सिर्फ ईसीबी। क्लियर है? फिर अगला फॉर्म है ईसीबी 2, मतलब ईसीबी एंड ईसीबी 2 ऐसा। ठीक है। एडी कैटेगरी 1 को अप्लाई करना है। एडी कैटेगरी 1 खुद एक फॉर्म खुद के पास टेस्ट करने के लिए रखेगा और एक फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को। जो डायरेक्टर ऑफ आरबीआई बदले में आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, जो देने के बाद ही आप विड्रॉल या ड्रॉ डाउन कर सकते हो ईसीबी का। समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर आप ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हो तो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से चेंज करना। डीएसआईएम को आपने 7 दिन के अंदर चेंजेस सबमिट करने चाहिए। कौन से चेंजेस? और पहली बात, हु इज डीएसआईएम? डायरेक्टरेट ऑफ, जाओ शॉर्ट फॉर्म वाले एरिया में, शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट दी थी ना, ढूंढो। हु इज डीएसआईएम बोलो? डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आपने डीएसआईएम को सबमिट करना है कितने दिनों के अंदर? 7 डेज के अंदर। और साथ में क्या मेंशन करने हैं? चेंजेस। अगर आप मंथली रिपोर्टिंग करते हो, मतलब मंथली रिपोर्टिंग ईसीबी का करना चाहिए, वो होता है ईसीबी 2 में, और बोरोवर ने फाइल करना चाहिए एडी कैटेगरी 1 बैंक को, जो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टीम को जाएगा। और ये कितने दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए बोले एक बार? 7 डेज। क्लियर है? चौथा, एलएसएफ, लेट सबमिशन ऑफ फीस। अगर आप ईसीबी 2 फाइल करने में 30 डेज का गैप, ईसीबी 1 नहीं, ईसीबी 1 कब फाइल करते हैं? ये तो एप्लीकेशन है ना एलआरएन का, इसलिए वो लेट तो हो नहीं सकता। आप ईसीबी 2 फाइल करने में अगर तकलीफ देते हो तो ऐसे केस में 30 डेज की तकलीफ के लिए 5000, 3 साल तक की तकलीफ के लिए 50,000 पर ईयर, लेकिन इसमें ईसीबी भी आ जाएगा, और 3 साल से ज्यादा की तकलीफ के लिए 1 लाख पर ईयर। क्लियर है कंसेप्ट? मतलब अगर आप ईसीबी ड्रॉ डाउन करते हो और ईसीबी फाइल नहीं करते हो तो जाके पेनल्टी आपको लगती है। फिर आता है एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस कॉलम को थोड़ा सा ब्लैंक रखना, उसके पहले के सब राइट अप कर लेना आपने अभी कभी। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डिक्टेट करूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हमको लिखने हैं। ठीक है, फिलहाल इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। नियरली पेज को आड़ा कर लेना। मैं जगह दी है ना मैंने कि नहीं दी है? नहीं दी है ना? ठीक है, तो रजिस्टर में लिखना लाया है तो, या ब्लैंक पेजेस देखना कहीं है तो, और आड़ा करके लिखना पेज को, हॉरिजॉन्टल करके। गो फॉर इट फास्ट।
ओके तो अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। शायद आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर पढ़े होंगे तो उसको एक बार मैं थोड़ा सा रीड कर लूं, ध्यान देना। बेसिकली अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हमको नॉर्मली फॉलो करना पड़ता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। लेक्चर थोड़ा पार्ट में रिकॉर्ड हो रहा है, दैट्स व्हाई माइट बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर का अपीयरेंस चेंज हो गया, सो इट्स ओके, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड बाय डेजिग्नेटेड एडी कैटेगरी 1 बैंक। मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये एडी कैटेगरी 1 बैंक के ऊपर है कि उन्होंने ये फॉलो करना है। इन द केस ऑफ अनअसर्टेनेबल एंटिटीज, untraceable entities who are found to be in contravention of reporting of the provision of the ECB by failing to submit the prescribed return under ECB framework either physically or electronically for past 8 quarters or more। मतलब जो 8 क्वार्टर से कोई भी ECB फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, नो फाइलिंग, उनके लिए एडी कैटेगरी 1 बैंक ने एसओपी लगाना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके रिगार्डिंग एनी बोरोअर हु हैज रेज्ड ईसीबी विल बी ट्रीटेड अनट्रेसेबल एंटिटी इफ एंटिटी ऑडिटर डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द एंटिटी आर नॉट रीचेबल और रिस्पॉन्सिव टू रिप्लाई। आर नॉट, बहुत की वर्ड्स है, अच्छे से ध्यान देना। आर नॉट रीचेबल और रिस्पॉन्सिव और रिप्लाई इन नेगेटिव ओवर email, letter, phone for a period of less than 2 quarters with documented communication reminders numbering 6 or more and it fulfills both the conditions। मतलब आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो जाओगे अगर आपका कोई भी डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई भी एंटिटी अगर रीचेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिप्लाई नहीं दे रही है, निगेटिव दो पॉजिटिव दो, ईमेल या लेटर को फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर तक के आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया और 6 जो लेटर्स या कम्युनिकेशन आपको भेजे गए वो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किए, तो आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो जाओगे पार्ट 1 में, ठीक है। एंटिटी नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द एडी कैटेगरी 1 बैंक, not found operative at registered office and address, and during the visit by the officials of AD category 1 bank and any other agencies authorized by AD category 1 bank। मतलब आपका ऑफिस के ऊपर आप मिले ही नहीं, नाम के लिए ऑफिस बना के रखा था, गायब हो गए, क्लियर है, कोई नहीं मिल रहा वहां पे। Entities have not submitted statutory auditor certificate for last 2 years or more। पिछले 2 साल के लिए अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं कंप्लाई किया तो, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। देखो वर्डिंग्स क्या यूज किया है, और मोर एंड इट फुलफिल्स बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो अगर आप डेफिनेशन चाहते हो अनट्रेसेबल एंटिटी की, तो अनट्रेसेबल एंटिटी मतलब कौन? an entity जिसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स, जिसके डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स या ऑडिटर्स ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, नो रिस्पॉन्स और रिप्लाई। किस चीज को रिस्पॉन्स और रिप्लाई नहीं दिया है? फॉर कम्युनिकेशंस टू कम्युनिकेशन ऑफ एडी कैटेगरी 1 बैंक। एडी कैटेगरी 1 बैंक को आपने रिप्लाई नहीं दिया, कितने दिनों तक नहीं दिया? मिनिमम 2 मंथ्स तक रिप्लाई नहीं दिया, एंड 6 कम्युनिकेशंस को रिप्लाई नहीं दिया। दोनों कंप्लाई करना जरूरी है, मतलब ये दोनों तो कंप्लाई करना जरूरी ही है। एडिशनली ये बोला है
कि इसको तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, फिर वो जब आपके यहां पे आए, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आए, तो एडिशनल 2 कंडीशंस आपने कंप्लाई की, 2 कंडीशंस एंड 2 कंडीशंस आपने कंप्लाई की। कौन सी 2 कंडीशंस आपने कंप्लाई की? जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। एंटिटी नॉट फाउंड ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस, दैट योर एंटिटी नॉट फाउंड ऑपरेटिव एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला उन्होंने, देखना जरा। entities have not submitted statutory auditor certificate for last 2 years or more। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई भी सर्टिफिकेट, एंड है ये, एंड नो ऑडिटर्स सर्टिफिकेट हैज बीन फाइल्ड, is filed for 2 or more years। अगर ये सिचुएशन है तो आपको अनट्रेसेबल एंटिटी कहा जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो थोड़ा सा इस चीज को याद रखना। मैं चाहूंगा इसके पिक्स खींच लो फटाफट, समय बचाने के हिसाब से, थोड़ा सा बाद में आराम से लिखते रहना। पिक्स खींच लो, खींच लिया सबने? दूसरा, बहुत बढ़िया। सो दोनों के फोटो खींच लिए, गुड। अब ये अनट्रेसेबल एंटिटी तो हो गया, अब इसके खिलाफ एक्शंस क्या लेने हैं? द फॉलोइंग एक्शन आर टू बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनट्रेसेबल एंटिटी। अनट्रेसेबल एंटिटी के खिलाफ नीचे वाली चीजें करनी है। फाइल अ रिवाइज फॉर्म ईसीबी इफ रिक्वायर्ड एंड लास्ट फॉर्म ईसीबी टू रिटर्न विदाउट certification from a company with an untraceable entity written in bold on the top। मतलब इसके ऊपर ईसीबी फॉर्म फाइल करना है, ऊपर टॉप पे लिखना है अनट्रेसेबल एंटिटी बोल्ड में। The outstanding amount will be treated as written off from external debt liability of the country but may be retained by the lender in its books for the recovery through judicial or non-judicial mean। मतलब जो लेंडर है वो इसको जुडिशियल मीन से पूरे अमाउंट को रिकवर कर सकता है, केस करके रिकवर कर सकता है। जुडिशियल नॉन जुडिशियल के लिए लिख के रखना रिकवरी बाय फाइलिंग अ सूट, लिखना रिकवरी बाय फाइलिंग अ सूट। समझ में आ रहा है सबको? नीचे, नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन बाय एंटिटी शुड बी एग्जामाइंड प्रोसेस्ड बाय एडी बैंक। आपका कोई भी नया एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट शुड बी इन्फॉर्म वेदर एन एंटिटी इज डेजिग्नेटेड एज अनट्रेसेबल एंटिटी। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को नोटिस दे दो। नो इनवर्ड रेमिटेंस और द डेट सर्विसिंग विल बी परमिटेड अंडर ऑटो रेट। आपको कोई भी डेट सर्विसिंग, मतलब जो डेट रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कम ज्यादा करते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें से कोई भी चीज आपको अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये सिचुएशन को आपको याद रखना है अगर आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो गए तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? 4 एक्शंस आपके खिलाफ ले सकते हैं, मैं मार्क कर दूं। सबसे पहले तो आपने ईसीबी 2 रिटर्न फाइल करना चाहिए विथ हेडिंग अनट्रेसेबल एंटिटी। Amount will be treated as written off from external debt liability of the country। No fresh ECB application आपके तरफ से, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को नोटिफाई करो। No inward remittance will be entertained। ये 4 चीजें अनट्रेसेबल एंटिटी के खिलाफ हो सकती है। क्लियर है? नीचे अब ये चारों की चारों आप चाहिए तो यहां पे लिख के रख सकते हो हमारे अनट्रेसेबल एंटिटी के चार्ट्स के अंदर। सो यहां में चाहिए तो ऐड कर देता हूं, मतलब आपके लिए सुविधा हो जाएगी। प्रूव्ड एज अनट्रेसेबल एंटिटी, तो उस केस में 4 चीजें हो सकती हैं। ईसीबी 2 फॉर्म फाइल करो विद बोल्ड लेटर्स, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड डेट राइट ऑफ किया जाएगा। दूसरी चीज जो आपके साथ होगी, आ जाओ, नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, मतलब आप वापस ईसीबी उठा नहीं सकते। तीसरा, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को नोटिस देना है
डीओई को नोटिस देना है। और चौथा चीज आ जाओ, नो इनवर्ड रेमिटेंस और डेट सर्विसिंग इज अलाउड। आपका कोई भी तरीके से कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस आने वाला है और डेट सर्विसिंग, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका भी फोटो खींच के रखो। एक बार आप अनट्रेसेबल एंटिटी प्रूव हो गए तो आपके साथ ये चीजें हो सकती है। खींच लिया सबने? तो ये था एसओपी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। समझ में आया सबको? चलो, अब ये होने के बाद अगले एक बड़े कैटेगरी के ऊपर हम जा रहे हैं, पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक टू डील विद द ईसीबी केसेस। एडी कैटेगरी 1 बैंक जो हमारी ऑटो रूट में और अप्रूवल रूट में जो हमको ईसीबी सैंक्शन करवाती है, वो बैंक के पास और कौन कौन से पावर्स है? क्लियर है? ईसीबी के साथ डील करने के लिए बड़ा एरिया है, इसलिए मैंने प्री डिटरमाइंड एक चार्ट ड्रॉ करके रखा है, इसलिए आ जाओ, ठीक है। सी दिस पावर्स डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक। आप इसको आराम से पढ़ना, पहले मैं पूरा चार्ट समझा दूं, फिर फोटो खींचना, और मैं समय दूंगा, फिर उस वक्त आप आराम से इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा, जैसे आपको समय मिले। ये चार्ट उसी हिसाब से डेवलप्ड है। पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी 1 बैंक फॉर डीलिंग विद द ईसीबी। ईसीबी के अंदर डील करने के लिए मैं कुछ वर्ड्स यहां पे ऐड करते जाऊंगा टाइम टू टाइम। फॉर डीलिंग इन ईसीबी, ये इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि समझ में आया आपको अच्छे से, और साथ में ये भी समझ में आया कि भाई ईसीबी लेने के बाद एडी कैटेगरी 1 बैंक कौन से पावर ले सकता है। सो ईसीबी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 वेज, एक तो ऑटोमेटिक रूट, नहीं तो अप्रूवल रूट। आरबीआई ये दोनों रूट में पावर देकर रखता है एडी कैटेगरी 1 बैंक को। अब आप ये इस केस में क्या क्या कर सकते हो? जब आपको ईसीबी मिल गया तो आप क्या क्या कर सकते हो? पहला, हो सकता है आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है या आपको किसी बैंक से तकलीफ है, तो आप एडी कैटेगरी 1 बैंक चेंज कर सकते हो अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट में, जो फास्टर प्रोसीजर करे। दूसरा, आप ईसीबी में कोई चेंज करना चाहते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में प्रीपेमेंट करना चाहते हो, इंटरेस्ट रेट चेंज करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो मुझे और ईसीबी चाहिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। आपका कैंसलेशन ऑफ एलआरएन हो सकता है, एडी कैटेगरी 1 बैंक आपका एलआरएन कैंसिल कर देगा अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो। रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी, एग्जिस्टिंग ईसीबी को आप टॉपअप कर सकते हो, रीफाइनेंस कर सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, अगर आप ईसीबी पे नहीं कर पा रहे बाहर के बैंक को, तो आप ऑफर दे सकते हो कि भाई हम लोन तो नहीं पे कर पा रहे, इसके जगह पे आप इक्विटी शेयर्स ले लोगे क्या? ये एक ऑप्शन है। और सबसे बड़ा ऑप्शन है सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ऑफ ईसीबी। ईसीबी रेज करने के लिए आप कोई सिक्योरिटी फर्निश कर सकते हो क्या? तो इतने पावर्स हमको देखने हैं। एक एक पावर में शुरू करता हूं, अच्छे से लिखने में मत जाना, ध्यान देना। पहला, अगर आप कैटेगरी 1 बैंक, एडी कैटेगरी 1 बैंक ही अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, बहुत आसानी से अवेलेबल रहेगा। लेकिन ओल्ड एडी कैटेगरी 1 बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं भाई ओल्ड कैटेगरी 1 बैंक को कोई दिक्कत नहीं है तो आप चेंज कर लो। दूसरा, ईसीबी में चेंज अगर आपको कंप्लाई करना है तो आप ईसीबी चेंज करो, लेकिन एडी कैटेगरी 1 बैंक के अप्रूवल से, ठीक है। दिस इज कंप्लाई विद द नॉर्म्स, नॉर्म्स को कंप्लाई करो, लेंडर्स के कंसेंट लो, पर एडी कैट 1 का भी अप्रूवल लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ईसीबी में चेंजेस कर सकते हो, जैसे पेबैक पीरियड कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, जो भी है। फिर कैंसलेशन ऑफ एलआरएन। अब अगर हम देखें तो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमको कैंसिल करना है तो डीएसआईएम इसका डिक्लेरेशन देगा। इस सिचुएशन में आपने ईसीबी में से कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं करना है, और साथ में ईसीबी का 2 रिटर्न आपने मंथली लेवल पे फाइल करना है टिल डेट। अगर आपने अभी तक का नहीं फाइल किया है या ड्रॉ डाउन किया है तो एलआरएन कैंसिल नहीं हो पाएगा। नीचे, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ईसीबी। अगर आप एग्जिस्टिंग ईसीबी को रीफाइनेंस करवा रहे हो, रीफाइनेंस मतलब ईसीबी लिया और ये ईसीबी पे करना है, तो आप रीफाइनेंस करवा रहे हो, कोई दूसरा लोन उठा रहे हो या कोई दूसरा ईसीबी ले रहे हो ये ईसीबी को पे करवाने के लिए, तो आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी रिमेन्स द सेम एंड नॉट रिड्यूस। जितना आपका आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी है, जितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग मैच्योरिटी में इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, या अगर रुपीज में ईसीबी उठाए तो रुपीज में, वो वैसा ही रहेगा। ऑल इन कॉस्ट इज नॉट रिड्यूस, जो ऑल इन कॉस्ट का हमारा इक्वेशन है लाइबोर वाइबोर वाला, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रेज ईसीबी इन फ्रेमवर्क, प्रॉपर लॉ के हिसाब से, प्रॉपर रूल्स के हिसाब से, प्रॉपर एडी कैटेगरी 1 बैंक के अप्रूवल्स के हिसाब से आपने इसको उसी फ्रेमवर्क में रेज करना है। इंडियन बैंक कैन ऑल्सो रीफाइनेंस फॉर हायर रेटेड
कॉर्पोरेट्स, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स के लिए आप इंडियन बैंक इसको रीफाइनेंस कर सकती है, ये बिल्कुल अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स के लिए महारत्न या नवरत्न ऐसे 2-3 कैटेगरी आती है। नाउ व्हाट इज हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स? एक मिनट के लिए रुकना, जस्ट वेट। होल्ड। ओके, सो आ जाइए। सो व्हाट इज हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स, व्हाट इज महारत्न या व्हाट इज नवरत्न एंटिटीज, जरा इसके ऊपर ध्यान देना अच्छे से। महारत्न और नवरत्न एंटिटीज, दिस इज वेरी रिक्वायर्ड। अगर आप देखो तो यहां व्हाट इज महारत्न करके, बिकॉज नोट्स के अंदर उन्होंने प्रोवर्ब यूज किया है कि महारत्न एंटिटीज के लिए आप करो तो ऐसे सिचुएशन में ईसीबी रिफाइनेंस किया जा सकता है इंडियन बैंक से, मतलब इंडियन लेंडर बाहर का ईसीबी रिफाइनेंस कर सकता है महारत्न एंटिटीज में जिसमें AAA रेटिंग है। व्हाट इज महारत्ना? अब ये महारत्न का मतलब होता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत बड़े हैं। अगर आपको महारत्न एंटिटी करके डिक्लेयर होना है तो पहले आप नवरत्न एंटिटी होने चाहिए। नवरत्न, अगर आप थोड़ा सा सर्च करो व्हाट आर नवरत्न कंपनीज ऑफ द गवर्नमेंट तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं से महारत्न ले रहा हूं क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है, एज इट इज अमेंडमेंट लेक्चर, और ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, पर पता होना चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। सो पहले पहले तो आप नवरत्न एंटिटी होने चाहिए। दूसरा, अ कंपनी शुड हैव अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़ फॉर द लास्ट 3 financial year. Net worth of the company should be more than 15,000 crore for last 3 financial year. Or after the payment of taxes, the company should have making a net profit of 5,000 crores annually. The company, as per the rules of the Security Exchange Board of India, of a minimum prescribed public shareholding limit, must mark its presence in Indian stock market. और ऐसे महारत्न एंटिटी 25,000 करोड़ का भैया टर्नओवर, 15,000 करोड़ का भैया नेटवर्थ और 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ऊपर से आप नवरत्न कैटेगरी की कंडीशन कंप्लाई करनी चाहिए। नवरत्न थोड़ा सा सर्च करना, इमीडिएटली मिल जाएगा। ऐसे महारत्न एंटिटीज इंडिया में कौन कौन है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, कोल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सभी के सभी तगड़े वाले पीएसयू है। ये है महारत्न कंपनीज। तो अब बोला क्या गया है, अपन अपने कंटेंट के ऊपर वापस आते हैं, अमेंडमेंट के ऊपर वापस आते हैं। जरूरी है अगर आप हाईली रेटेड कॉर्पोरेट हो विद AAA रेटिंग ऑफ द क्रेडिट और आप महारत्न एंटिटी, नवरत्न एंटिटीज में से बिलोंग करते हो, तो ऐसे केसेस में इंडियन बैंक भी आपका ईसीबी रिफाइनेंस कर सकता है। टोटल डीप में पढ़ना, टेक्निकलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब हाईली रेटेड पीएसयूज के केस में इंडियन बैंक रिफाइनेंस कर सकती है, अदरवाइज आपको बाहर के बैंक से ही रिफाइनेंस करवाना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, अगर आप ईसीबी वापस नहीं कर पा रहे और आप देना चाहते हो इक्विटी, या फिर बाहर की बैंक की इक्विटी लेने के लिए रेडी है कि भाई आपकी कंपनी बहुत से चल रही है, हमको ईसीबी नहीं चाहिए, इक्विटी दे दो, तो एक्टिविटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी कवर्ड इन द ऑटोमेटिक रूट टू एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी एक्टिविटी कवर हो जानी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। अब एफडीआई के वो रूट कौन से हैं वो अपने सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने पेपर में सीधा लिखना है कि एफडीआई के ऑटोमेटिक रूट के अंदर हमारी एक्टिविटी कवर्ड है, बिजनेस कवर्ड है। कन्वर्जन विद द कंसेंट ऑफ लेंडर, बैंक्स को पूछ लो तुमको चलेगा ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट किया हुआ, हाँ बोलेंगे दे देंगे। नो एडिशनल कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कन्वर्जन का आप चार्ज नहीं कर सकते। पहले तो आप ही लोन रिपे नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप ही कॉस्ट चार्ज करोगे, गलत होगा। नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्टोरियल कैप, सेक्टोरियल कैप्स में जितना लिमिट दिया है उससे ऊपर आप नहीं दे पाओगे। रिपोर्टिंग टू आरबीआई, पार्शियल कन्वर्जन, ठीक है। फॉर एफडीआई फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। मंथली डीएसआईएम को आपको ईसीबी 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। एफडीआई फ्लो के लिए आपको एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना है। डीएसआईएम फुल कन्वर्जन के लिए डीएसआईएम ईसीबी 2 फॉर फुल्ली कन्वर्टेड के साथ में आपको फाइल करना है। नो ईसीबी 2 इज रिक्वायर्ड आफ्टर कन्वर्जन, मतलब पार्शियल कन्वर्जन चल रहा है तो मंथली ईसीबी 2 फाइल करते रहो। फुल कन्वर्जन है तो ईसीबी 2 फाइल कर दो, फुल कन्वर्जन मेंशन कर दो, बाद में फाइल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टेक्निकल है, बार बार इसको सुनना। बोरोअर हैज अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इंडियन बैंक,
इंडियन बैंक की किसी भी फॉरेन ब्रांच से या सब्सिडरी से, देन कंसेंट ऑफ लेंडर एटलीस्ट गिव द इंफॉर्मेशन टू देम। फॉर एग्जांपल, मैंने बाहर से बार्कलेज बैंक से ईसीबी लिया है 10 बिलियन का, साथ में मैंने एसबीआई बैंक की फॉरेन सब्सिडरी से लोन लेके रखा है, तो मैं उनको बोलूंगा एसबीआई बैंक की फॉरेन सब्सिडरी को कि मैं बार्कलेज के लोन के खिलाफ इक्विटी इशू करने जा रहा हूं, शेयर इशू करने जा रहा हूं। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट, ये डिसाइड होगा एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक्सचेंज रेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि इक्विटी शेयर्स कौन से वैल्यू पे देने हैं ये हमको समझना जरूरी है। तो ये था कन्वर्जन के लिए, किस बात के लिए? कन्वर्जन। सबसे आखिरी, सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी। अगर आप ईसीबी रेज करना चाहते हो और आप सिक्योरिटी के तौर पे कोई देना चाहते हो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कंडीशन है ईसीबी इज इन कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस, जो हमारे लॉज है उसके हिसाब से होना चाहिए। सिक्योरिटी क्लॉज इन द लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट में आप साइन करवा लो कि हम सिक्योरिटी देने वाले हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेंडर, किसी भी एग्जिस्टिंग लेंडर को आप जो सिक्योरिटी दे रहे हो उससे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया है, मेरी बिल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी है इंडियन बैंक के पास, सेम बिल्डिंग में ईसीबी के लिए सिक्योरिटी के तौर पे देना चाहूंगा, तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक से अप्रूवल लेने की जरूरत है। Once complied, AD category 1 bank can approve the charge on immovable asset subject to FEMA regulations। दूसरी बात, असेट चार्ज करने की वजह से बाहर की कंपनी का असेट के ऊपर ओनरशिप आया ये मानना नहीं है। नो परमिशन टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट अ चार्ज। बार्कलेज, अगर हमने बार्कलेज बैंक को दे दिया चार्ज के अंडर हमारा बिल्डिंग, बार्कलेज बैंक ये नहीं बोल सकता आई हैव अ राइट टू एक्वायर बिल्डिंग, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके पास सिर्फ चार्ज है, बिल्डिंग एक्वायर नहीं कर सकती है। अगर लोन रीपे नहीं किया तो बेच सकती है पर एक्वायर नहीं कर सकती। इन्वोकेशन ऑफ द चार्ज, सेल द असेट टू पीआरआई, पीआरआई को असेट सेल करना पड़ेगा अगर उनको चार्ज इन्वोक करना है। वो जो मेरी बिल्डिंग है उसको पीआरआई को सेल करेगी, पीआरओआई को नहीं, ये फेमा के रेगुलेशन के खिलाफ है। ऑन मूवेबल असेट इन्वोकेशन मैक्सिमम अप टू क्लेम ऑफ ईसीबी, क्लियर है, उतना ही सेल कर सकते हो मूवेबल असेट जितना आपके ईसीबी के चार्ज में है। इनकम्बर्ड असेट, कुकुम्बर्ड असेट, इनकम्बर्ड असेट टेक आउट ऑफ कंट्री सब्जेक्ट टू एनओसी। अगर कोई इनकम्बरेंस वाला असेट जिसके ऊपर ईसीबी वालों का लीन वगैरह है या उन्होंने होल्ड करके रखा है तो आउटसाइड लेके जा सकते हैं, एनओसी अप्रूवल चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज प्लेज है, सिक्योरिटी और करंट और फ्यूचर सिक्योरिटी है या फ्यूचर लोन के लिए दिया है तो लेके जाओ। इन्वोकेशन एज पर एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से। अब ये काफी टेक्निकल टर्म्स है, ये एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखने हैं, इन टर्म्स का कोई भी वजूद अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम है। और कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी है तो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन फॉर गारंटी इंक्लूडिंग नेम ऑफ द ऑफिशियल गिविंग सच अ गारंटी, जिस कंपनी ने गारंटी दिया है जिस पर्सन ने गारंटी दिया है उसके साथ में आपको रेजोल्यूशन लगेगा, एग्रीमेंट लगेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू सच अ गारंटी, उस इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट करके बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इतनी सब चीजें एडी कैटेगरी 1 बैंक आपसे ले सकती है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ओवर ईसीबी। एक बार वापस से, इमूवेबल असेट है तो असेट एक्वायर करने का राइट बाहर के फॉरेन लेंडर को नहीं मिलेगा। वो असेट बेचना भी चाहे, अगर हमने ईसीबी रीपे नहीं किया, बार्कलेज को ईसीबी नहीं पे किया, उसने हमारी बैंक, हमारी बिल्डिंग को चार्ज एग्जीक्यूट कर लिया तो बिल्डिंग भी वो इंडियन पीआरआई को बेचेंगे। मूवेबल असेट एक्सरसाइज करो, जितना चार्ज है बाहर भी लेके जा सकते हो एनओसी लेके। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आप फ्यूचर लोन के लिए भी ले सकते हो, कॉर्पोरेट पर्सनल गारंटी में एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, ये चीजें लगेगी। दिस इज पावर ऑफ एडी कैटेगरी 1 बैंक इन द केस ऑफ ईसीबी। इतना बड़ा है ये। हाँ, आप पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, ये छोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, वहीं से पूरा चार्ट बनाया गया है। तो फिलहाल मैं चाहूंगा इसके फोटो खींच के रखो और जैसे ही आपको समय मिले इसको लिख लेना और पढ़ के देखना, ठीक है? जो मैंने लिखा है उसी के हिसाब से आएगा। एक एक फोटो खींचना, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, होल्ड, लेट मी गो, खींच लो, सॉरी पहले इसका खींच लो, खींच लिया, सेकंड खींच लिया फोटो, थर्ड, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, लास्ट फोटो, बढ़िया। नीचे सिक्योरिटी के लिए सेपरेटली क्लिक करना है, पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया।
ठीक है। सो यहां पावर्स ऑफ एडी कैटेगरी 1 बैंक होते हैं खत्म। रीडिंग करके देखना, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर स्पेशल डिस्पेंसेशन अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क। ईसीबी फैसिलिटी फॉर ऑयल मेकिंग कंपनीज, कुछ स्पेशल प्रोविजन है ईसीबी से रिगार्डिंग, उनको कंप्लीट करना है। आ जाओ, ये होने के बाद ईसीबी में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, फिर हम जाएंगे अगले चैप्टर के अमेंडमेंट पे। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन कंटेंड इन पैराग्राफ 212122 above, public sector oil marketing company can raise a ECB for working capital with minimum average maturity period, MAMP, minimum average maturity period 3 years का, from all recognized lenders under automatic route without mandatory hedging. Without mandatory hedging बोला है, सोचो। The overall ceiling of the ECB shall be $10 billion or equivalent. However, OMC, oil marketing companies, should have board approved forex mark to market procedure. Board approved mark to market procedure मतलब मार्क टू मार्केट मार्जिन आपने एफएफएम के अंदर सुना होगा कि मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है, मार्केट के रेट के हिसाब से रिस्क कम करने का तरीका। Reduce risk for the ECB. All the provision under ECB framework will be applicable to such a ECB. Clear concept? So साइड में मैं conditions बोल के रखता हूं। So मुझे एक बात बताओ, वापस से आ जाओ। कंपनी कौन सी है बोले एक बार, जो से OMC। कौन सी कंपनी है? OMC। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 years। हेजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम कैप 10 बिलियन। बोर्ड अप्रूवल फॉरेक्स मार्क टू मार्केट मार्केटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से। ठीक है, तो आ जाओ। OMC कंपनी के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए स्पेशल फैसिलिटी ऑफ ECB। पहले तो बच्चों इसको डिवाइड करो 2 पार्ट्स में। एक लो ऑटोमेटिक रूट, दूसरा रो अप्रूवल रूट। अब अप्रूवल रूट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों? अप्रूवल रूट में ECB मिलेगा एज पर अप्रूवल, तो लिखने की क्या जरूरत है? एज पर अप्रूवल, जो अप्रूव करेंगे वो मिलेगा। ऑटोमेटिक रूट ये हमारे काम की चीज है। इसमें कुछ कंडीशंस बोली है, आ जाओ। सबसे पहली कंडीशन MAMP, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, कितना बोला है? 3 years। दूसरा कंडीशन, नो कंपल्सरी हेजिंग इज रिक्वायर्ड। देखो यहां पे लिखा गया है विदाउट मैंडेटरी हेजिंग इन ऑटोमेटिक रूट। नो हेजिंग रिक्वायर्ड। तीसरा, मैक्सिमम कैप 10 बिलियन, $10 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये भी। और चौथा, आपको मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब ये कह सकते हो कि हेजिंग का ही एक तरीका थोड़ा बहुत हो गया, बट ठीक है, हम OMC कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट फोटो खींचना है, खींच के रखो, गो फॉर इट फास्ट। पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट अ नोट ऑन ECB टू OMC, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पूछा जा सकता है, याद रखना। ECB फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बाद हम स्टार्टअप के लिए क्या क्या कर सकते हैं? कैटेगरी 1 बैंक परमिट टू अलाउ स्टार्टअप टू रेज ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, अप्रूवल रूट में तो एज पर अप्रूवल रहेगा। द एंटिटी एलिजिबिलिटी रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ रेजिंग ECB। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री फॉर इनोवेटिव बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसा कोई तो मिनिस्ट्री है जो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करता है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 years। रिकॉग्नाइज लेंडर्स, सो इन्वेस्टर शॉल बी रेसिडेंट ऑफ FAFT। लास्ट लेक्चर में मैंने FAFT का पूरा खोल के दिखाया था, कौन FAFT होता है। हाउएवर, फॉरेन ब्रांच सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, ये भी चलेगा। ओवरसीज एंटिटीज, इंडिया हैज मेड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर द एक्सटेंट ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, भी चलेगा। फॉर्म, द बोरोइंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन और नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। करेंसी कैन बी बोरोड फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी इन INR, should be denominated in freely convertible currency और INR, मतलब कोई भी freely convertible currency होनी चाहिए या INR होना चाहिए।
In case of borrowing in INR, non-resident lender should mobilize INR through swap, outright sale undertaken, etc. Amount the borrower per startup, the borrowing per startup limited to $3 million or equivalent per financial year. Clear है concept सबको? हाँ है ना? नीचे all in cost mutually agreed between the borrower and the lender. End user, any expenditure in connection with the business of the borrower. Conversion into equity. Conversion into equity is freely permitted subject to regulations applicable for foreign investment startup. किसी भी तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो जो आपको applicable है. Security, the choice of security to be provided to lender is left to the borrowing entity. Security can be nature of movable, immovable, intangible, patent, intellectual property rights, and shall comply with foreign direct investments, foreign portfolio investment and other norms applicable for the lenders. जो भी नॉर्म्स है, फर्दर इशुएंस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनल गारंटी, सेम चीज वापस आ रही है. गारंटी इशूड नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एक्सेट्रा क्वालिफाई एज अ लेंडर अंडर द ईसीबी स्टार्टअप. हाउएवर इशुएंस ऑफ गारंटी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट by Indian Bank, all India financial institution and NBFC is not permitted. So basically देखा जाए तो किस तरीके से स्टार्टअप को आप ECB दे सकते हो उसके दिए है hedging. The overseas lender in the case of INR denominated ECB will be eligible to hedge its INR exposure through permitted derivative product with category AD1 bank. Permitted derivative product में hedging करना allowed है बच्चों आपको. The lender can also access domestic market through branch subsidiaries or Indian bank, abroad branches, foreign bank and Indian presence back to back. मतलब hedging आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, provided permitted derivative product होने चाहिए. Natural hedge or not are exposed to the currency risk due to exchange rate movement and hence advised to ensure they have appropriate risk management policy. कंपनीज में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होना जरूरी है, बिकॉज पहले ही स्टार्टअप है तो पहली रिस्क है, ऊपर से और आप दे रहे हो ईसीबी. कन्वर्जन रेट, फॉरेन करेंसी आईएनआर कन्वर्जन विल बी मार्केट रेट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट का. अदर प्रोविजन, द अदर प्रोविजंस लाइक ईसीबी प्रोसीड, रिपोर्टिंग एग्रीमेंट, पावर डेलीगेटेड टू एडी कैटेगरी वन बैंक, बोरोइंग बाय एंटिटीज, इन्वेस्टिगेशन, कन्वर्जन इनटू ईसीबी इक्विटी विल बी इंक्लूडेड इन ईसीबी फ्रेमवर्क. हाउएवर मतलब ईसीबी फ्रेमवर्क के हिसाब से बाकी प्रोविजन लगेंगे जो हमने अभी तक पढ़े. However, provision on leverage ratio, ECB liability, equity ratio will not be applicable. Further, startup as defined in as well as other startup which do not comply with the aforementioned definition but are eligible to provide FDI can raise the ECB through general ECB route framework. मतलब स्टार्टअप को अगर ECB लेना है तो मेन पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, फटाफट वहां पे साइड में लिख के रखिए. पहला CG अप्रूव्ड स्टार्टअप होना चाहिए, मैं भी लिखता हूँ, आप भी नोट डाउन करके रखिए. फर्स्ट CG अप्रूव्ड, second MAMP 3 years, तीसरा रिकॉग्नाइज लेंडर्स तो FATF के मेंबर होने चाहिए, कि रेसिडेंट होने चाहिए बेसिकली. ये रिकॉग्नाइज लेंडर है. कन्वर्टिबल बोरोइंग होना चाहिए. करेंसी कन्वर्टिबल करेंसी या INR. कोई भी चलेगा. अमाउंट मैक्स 3 मिलियन, मैक्सिमम $3 million पर फाइनेंशियल ईयर. ऑल इन कॉस्ट एज पर एग्रीमेंट. सिक्योरिटी कोई भी चलेगा. हेजिंग परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट लिखते जाओ, हेजिंग परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. ठीक है, इतनी चीजें आपने स्टार्टअप ईसीबी के लिए याद रखनी है. नीचे बोरोइंग बाय एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो एंटिटीज इन्वेस्टिगेशन में है वो बोरोइंग कर सकती है क्या. ईसीबी बाय एंटिटीज अंडर रिस्ट्रक्चरिंग, ईसीबी फैसिलिटी, रिफाइनेंसिंग असेट. मैं चाहूंगा छोटे छोटे टॉपिक है, इसको एक बार रीड कर लीजिए. मैं आपको देता हूं 5 मिनट, फटाफट रीड करके मार्क कर लीजिए. कोई टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है इसमें. मैं भी कुछ चीजें मार्क कर रहा हूं, आप मेरे साथ चाहो तो मार्क कर सकते हो.
मार्क कर लो, मैंने भी करके रखा है। पहले पैराग्राफ का मतलब है, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो, फेमा का कोई भी प्रोविजन आपने अगर कॉन्ट्रावेन किया है जिसके खिलाफ आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील चल रहा है, तो आपने एडी कैटेगरी 1 बैंक को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एडी कैटेगरी 1 बैंक आपको अप्रूवल देगा तो उस केस में सेम आपने फाइल करना है उन अथॉरिटीज के पास जिन अथॉरिटीज के खिलाफ आपका इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन या अपील चल रहा है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेना, वो भी मैं मार्क करता हूं। रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है या सीआईआरपी चल रहा है? एलिजिबल कॉर्पोरेट बोरोवर जिनको रूपी लोन डोमेस्टिकली मिल चुका है, कोई एलिजिबल बोरोवर है अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क? जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका ईसीबी अप्रूवल रूट वाला माना जाएगा। नीचे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, maturity under the automatic and approval routes are put on the RBI's website on monthly basis। बोरोवर का अमाउंट, पर्पस और मैच्योरिटी ये मंथली बेसिस पे डाला जाएगा आरबीआई के वेबसाइट पे, सो फेयर कंप्लायंस और फेयर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और गाइडलाइंस के लिए एडी कैटेगरी 1 बैंक के गाइडलाइन आपने फॉलो करना चाहिए। यहां आपका खत्म होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आई होप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मेरे को अभी पढ़ाने में आया है। बढ़े आगे, चलेगा? चलो, shall I move next? Let's go. Hold. चलो, सो ये होने के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले अमेंडमेंट के ऊपर, जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अमेंडमेंट्स, और जो है बेसिकली सेक्शन 8 के अंदर अमेंडमेंट। अब अगर आपको सेक्शन 8 का अमेंडमेंट समझना है तो थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 17 को मैं क्रॉस रेफरेंस में ले रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। जिन्होंने पीएमएलए पढ़ा है, आपको पीएमएलए का इसमें नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा है तो अमेंडमेंट बेटा समझ में नहीं आएगा, तो पहले पीएमएलए कंप्लीट करके देखो। जिन्होंने पीएमएलए पढ़ा है उनको पता होगा कि सेक्शन 5 में एनफोर्समेंट डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग के सस्पिशन में, कि भाई किसी प्रॉपर्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इसके सस्पिशन में कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं, अटैच कर सकता है, और वो भी प्रोविजनल अटैच कर सकता है। आप देख सकते हो ईडी कैन अटैच अ प्रॉपर्टी, और ये प्रोविजनल अटैचमेंट है। कौन सा अटैचमेंट है बोले एक बार, जो से प्रोविजनल, यहां मैं प्रोविजनल लिखना चाहूंगा। ईडी कैन अटैच अ प्रोविजनल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन ये प्रोविजनल अटैचमेंट है, फाइनल अटैचमेंट है क्या? नहीं। सो ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट किया प्रॉपर्टी का, और मैक्सिमम सेक्शन 5 में अटैचमेंट होता है 180 डेज के लिए। सेम सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 तो वैसे अप्लीकेबल नहीं है अपने ग्रुप 1 के लॉ में, हालांकि जो पढ़ना चाहते हैं उधर 6G वाला लॉ उनके लिए अमेंडमेंट काम का है। 6G के लिए सेक्शन 17 में जब आप फ्रीज करना चाहते हो किसी एसेट को, तो आप 180 डेज के लिए इसको प्रोविजनली फ्रीज कर सकते हो, लेकिन फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं है। सी प्लीज डू अंडरस्टैंड, यहां 3 स्टेप है, प्रोविजनल अटैचमेंट, अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशन। क्लियर है? प्रोविजनल अटैचमेंट करता है ईडी, जिसके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो एप्लीकेशन करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। फाइनल अटैचमेंट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जिसको कॉन्फिस्केट करता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के पास पीएमएलए में पावर है कि वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन? अटैचमेंट में हमने प्रॉपर्टी को ऑन रिकॉर्ड्स हमारे पास ले लिया, पर प्रॉपर्टी का पोजीशन अभी भी पर्सन के पास है, लेकिन वो पर्सन प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है अटैचमेंट में, पर सेल, बाय, मॉर्गेज, चार्ज, ये चीजें उसके ऊपर नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी है उसके पास, पर सेल, बाय, मॉर्गेज, चार्ज ये कोई भी चीज नहीं कर सकता। कॉन्फिस्केशन में हम प्रॉपर्टी ही अपने पास ले लेते हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये डिफरेंस है अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन का। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैचमेंट मारा। कौन सा अटैचमेंट? प्रोविजनल। 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एविडेंस के साथ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे कि भाई मैंने प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच की है, आप जरा इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि ये अटैचमेंट सही है या गलत है।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंफॉर्मेशन कॉल करेगा, अक्यूज को बुलाएगा जिसकी प्रॉपर्टी है, उससे पूछेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, एविडेंसेस मांगे जाएंगे। अगर एडजुडिकेटिव अथॉरिटी को पटा तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ऑर्डर कंफर्म करेंगे और प्रॉपर्टी को परमानेंटली अटैच करेंगे। परमानेंटली मतलब फाइनल अटैचमेंट करेंगे, और नहीं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अटैच हुई तो पहले ये मिनिमम 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए होती थी, अब ये 90 डेज चेंज होकर अमेंडमेंट यहां है मैक्सिमम 365 डेज हो चुका है। कितना डेज हो चुका है? 365 डेज। इस चीज को आपने याद रखना। ये 365 डेज के बाद फिर स्पेशल कोर्ट जब चाहे तब इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है। ये फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर है, इसके अंदर आपने इसको याद रखना। क्लियर है? सो प्रोविजनल अटैचमेंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो पहले 90 डेज के लिए अटैचमेंट करता था वो 365 डेज के लिए कर सकता है, और कॉन्फिस्केशन वो 365 डेज के अंदर स्पेशल कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। क्लियर है? मैं चाहूंगा इसका फोटो लेकर रखो। गो फॉर इट फास्ट। पिक्चर क्लिक करना, होल्ड, क्लिक कर लो। ये प्रोविजनल अटैचमेंट है। सो ये अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 8 का। ठीक है, तो जैसे आ जाओ, मैं मार्किंग करके रखे हुए मार्किंग्स कर देता हूं, एक बार जरा ध्यान देना। दैट प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व्ड इन अ मनी लॉन्ड्रिंग बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्म द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मेड अंडर सेक्शन 5(1) या तो फिर फ्रोजन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17। ठीक है, कंटिन्यू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना 365 डेज पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू ऑफेंस। क्लियर है? बिकम फाइनल एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज पास अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन नंबर 7 सेक्शन 858B बाय किसने बोले एक बार? स्पेशल कोर्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो प्रोविजनल अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड फाइनल ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, ये होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा वाला अमेंडमेंट है जो जरा सा काम का है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रिपोर्टिंग। ये समझने के लिए आपको थोड़ा इधर का ज्ञान होना जरूरी है। जब भी आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक अकाउंट में 2 टाइप के ओनर रह सकते हैं। बैंक अकाउंट के रह सकते हैं, रहना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है क्लाइंट और एक होता है बेनिफिशियल ओनर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बच्चे के लिए, बच्चा हुआ मेरे को, उसके लिए बैंक अकाउंट खोल के रखा, पर वो तो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, बैंक अकाउंट शायद नहीं खोल पाएगा, प्रॉब्लम आएंगे। तो मैंने बैंक अकाउंट खोला मेरे नाम पे, पर बेनिफिट जा रहा है उसको। तो अब क्या क्या बोल के रखा हुआ है कि इस बार ये बोला है कि क्लाइंट का और बेनिफिशियल ओनर का दोनों का केवाईसी आपको करना है। दोनों का केवाईसी कंपलसरी करना है। आपने केवाईसी बेनिफिशियल ओनर का भी करना है और क्लाइंट का भी करना है। और जब आप ये केवाईसी करोगे तो आधार के थ्रू केवाईसी किया जा सकता है, पासपोर्ट के थ्रू किया जा सकता है, एनी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जा सकता है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो केवाईसी के अंदर यूज किया जा सकता है उससे हम कर सकते हैं। आधार का वेरिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। ऑनलाइन आप खुद आधार लेके चले जाओ, सिचुएशन ऑनलाइन में ओटीपी वर्क करता है, माय मिस्टेक, ऑनलाइन में ओटीपी वर्क करता है, ओटीपी दे दो हो जाएगा काम। ऑफलाइन के अंदर आप आधार कार्ड फिजिकली लेके जा सकते हो। इसके सिवा पासपोर्ट भी आप लेके जा सकते हो, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो। तो अब अमेंडमेंट क्या है? तो इन्होंने देखो यहां पे ये 4-5 तरीके बोले हैं कि किस तरीके से केवाईसी होना चाहिए। पहला, आधार के थ्रू कर सकते हो ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार के थ्रू आप कर सकते हो, पासपोर्ट के थ्रू आप कर सकते हो, या अदर कोई ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू आप कर सकते हो। क्लियर है? लास्ट वाला ये मैंने एरिया मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने बैंक ऑडिट किया होगा उनको पता होगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। अगर आप इसको ना भी लिखो, कट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो अब यहां पे प्रोवाइडेड जो भी आधार कार्ड, बिकॉज आधार के साथ बहुत सारी सीक्रेट चीजें भी जुड़ी हुई होती है, इंसान के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, इंसान के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट अटैच होते हैं, तो ये बैंक के पास सिक्योरिटी सुविधा पूरी होनी चाहिए। देखो क्या बोला गया है, रिपोर्टिंग एंटिटी बैंकिंग कंपनी हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी अंडर द आधार। ऐसा नहीं कि भाई आपके आधार डिटेल केवाईसी में कर लिए, बैंक के सभी एम्प्लॉइज को पता चल रहा है कि आपके नाम पे क्या क्या है, गलत होगा जाएगा ये। तो सिक्योरिटी और वगैरह सब प्रॉपरली मेंटेन करना जरूरी है। नीचे का पैराग्राफ इतना कुछ काम का नहीं है, आ जाओ उसके नीचे। अगर एनी रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म ऑथेंटिकेशन इन क्लॉज ए, मतलब आधार के थ्रू किया जा रहा है केवाईसी, तो ऐसे सिचुएशन में वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट शॉल मेक अदर मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर क्लॉज बी सी डी ऑल्सो अवेलेबल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आधार के थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गया, मैं क्लाइंट हूं, उन्होंने मुझसे पूछा आधार है क्या, मैंने बोला नहीं है, नहीं निकाला, मेरे को आधार की जरूरत ही नहीं है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है। बोले आधार नहीं है, नहीं करेंगे। मैं बोला मेरे पास पासपोर्ट है, मैं पासपोर्ट दिखा सकता हूं।
नॉर्मली आजकल पासपोर्ट भी आधार के सिवा नहीं निकलता, बट फॉर एग्जांपल दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है। सो मैं बोला आधार नहीं है मेरे पास, पासपोर्ट है, तो वो ये मुझे कंपलसरी नहीं कर सकते कि भैया आधार ही चाहिए, मैं पासपोर्ट के थ्रू ये करवा सकता हूं। क्लियर है? नीचे यूज अ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेंटरी चॉइस, यही ऊपर बोला गया है, वॉलेंटरी चॉइस है, जो चाहिए वो मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप यूज कर सकते हो। आप बेनिफिशियल ओनर ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, ए और बी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आधार नंबर यूज किया जाएगा। एड में एक और चीज वापस से बोली गई है, सेफगार्ड किया जाएगा आपके इंफॉर्मेशन को, प्रिवेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम नोटिफाइंग एडिशनल सेफगार्ड, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, आपका डाटा सेफ रखना जरूरी है। तो सेकंड पीएमएलए का अमेंडमेंट बस इस बारे में है कि भाई आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चल जाएगा केवाईसी के लिए, पर केवाईसी क्लाइंट का भी होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनर का भी होना चाहिए। समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सर। नो चल, ये चीज होने के बाद में अगला फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है। अगर आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, ये आ रहा है, डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर आ रहा है, कहां से आ रहा है? किसी भी फॉरेन सोर्स से, किसी भी इंडियन पर्सन को। तो ऐसे सिचुएशन है में इसको कहते थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर 25,000 के नीचे का था, अमाउंट लेस देन 25,000, अमाउंट मोर देन 25,000, कोई भी गिफ्ट आर्टिकल वगैरह, ये अगर 25,000 के नीचे है तो एग्जम्प्ट हो जाता था फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन से, और आप ले सकते थे। और इसके लिए आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते थे और परमिशन लेनी पड़ती थी। अमेंडमेंट क्या है सर, वो बोलिए सर चुपचाप। तो बेटा अब ये 25,000 की लिमिट नहीं रही, अब ये हो चुकी है 1 लाख। मतलब 1 लाख के नीचे वाले एग्जम्प्ट है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। 1 लाख के ऊपर वालों के लिए एग्जम्पशन और परमिशन नहीं है, यहां आपको डिस्क्लोजर और परमिशन लेना पड़ेगा। इसको एक बार फोटो खींच लो, गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका? चलो, सो ये अमेंडमेंट एक कवर हो गया हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, 25,000 रुपीज वाला अमेंडमेंट, 1 लाख वाला। नीचे अगर आपको याद होगा तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी के सेक्शन में एक बड़ी दिक्कत थी। जब आप फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेते थे और वो भी इमरजेंसी में लेते थे, देखो किसी भी 4 लोग थे, डायग्राम के हिसाब से ध्यान देना, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सिर्फ गैग के लिए थोड़ा सा कार्टून बनाए हैं, सीरियसली पर्सनली मत लेना, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और मैं सबको वोट करता हूं, ठीक है। आगे, या कोई भी जज या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये अगर बाहर जा रहे हैं, इनके ट्रैवल का खर्चा, इनके खाने पीने का और लॉजिंग का खर्चा, या इनके फॉरेन मेडिकल एड का खर्चा, ठीक है। अब हॉस्पिटलिटी ले रहे हैं नॉर्मली, कैसी हॉस्पिटलिटी ले रहे हैं? नॉर्मली, या आप मेडिकल एड ले रहे हो। अगर नॉर्मली आप हॉस्पिटलिटी लेते हो, जैसे बोर्डिंग, खाना खाना, ये 4 लोग जैसे खाना खाने बाहर जा रहे हैं, जैसे कोई भी लॉजिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनको परमिशन लेना पड़ता था नॉर्मली 2 वीक्स प्रायर। 2 वीक्स केवल एक बार उसे प्रायर परमिशन लेने की जरूरत रहती थी। अगर ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है तो, ऑलरेडी सब कुछ क्या है तो बोले एक बार उसे प्लान्ड, जैसे देख सकते हो फॉर्म नंबर FC2, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, 2 वीक्स प्रायर, ये देखो 2 वीक्स बिफोर द प्रपोज्ड डेट आपको परमिशन। लेकिन अगर मेडिकल एड है तो मेडिकल एड तो भाई कोई प्लान करके तो नहीं लेता। अगर मेडिकल एड प्लान्ड है तो इसके लिए भी 2 वीक्स प्रायर का नोटिस लगता था। लेकिन अगर मेडिकल एड इमरजेंसी वाला है तो इस केस में आपको नोटिस देने के लिए बोला था। और इसमें कंफ्यूजन ये था कि बेयर टेक्स्ट के सेक्शन में लिखा था, मतलब जो सेक्शन था ना उसमें लिखा था कि 1 मंथ में आपने नोटिस देना है। कितने मंथ में नोटिस देना है? 1 मंथ।
में आपने नोटिस देना है, ये बोला था। और जो रूल्स थे इसके अंदर लिखा था 60 डेज में आपने नोटिस देना है मेडिकल एड लेने से। जब से आपने मेडिकल एड लिया वहां से 1 मंथ, देखो इधर सेक्शन में लिखा है रिसीट ऑफ द सच हॉस्पिटलिटी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच हॉस्पिटलिटी नोटिफाई करना है। और अगर आप रूल्स में आओ तो रूल्स में लिखा गया था 60 डेज विद इन द रिसीट ऑफ फुल हॉस्पिटलिटी। तो यहां तो कंफ्यूजन था कि भाई इमरजेंसी मेडिकल एड लिया तो 1 महीने में बताए या 60 दिन में बताए। तो बेटा मैंने उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सेक्शन विल ओवरराइड द रूल, द एक्ट विल ओवरराइड द रूल, और मैंने 60 डेज को डिलीट करके 1 मंथ करवाया था। मतलब इन दोनों का मीनिंग एक ही निकले, इसलिए बस वही अमेंडमेंट आया है जो मैंने बोला था, वही अमेंडमेंट है। यहां 60 डेज कट करके उन्होंने अमेंडमेंट में 1 मंथ कर दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, ये चीज को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में रूल 12 में एक अमेंडमेंट है जो है रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन issued to a person shall be liable to be renewed after expiry of 5 years from the date of issue of application. Every person shall apply to central government and prescribe from 3C, ये लास्ट टाइम अमेंड हुआ था फॉर्म नंबर 3C, विथ ये नया अमेंडमेंट ऐड किया है अंडरलाइन वाला, with an affidavit executed by each officer bearer or key functionary and a member in pro forma, that is AA, appended to the various rule number 6। या आपने प्रोफार्मा एग्जीक्यूट करके एफिडेविट करके देना है फॉर्म नंबर 3C में कि हमें रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है। बस इतना सा अमेंडमेंट है, इतना ज्यादा कोई मटेरियल अमेंडमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे ही याद रखना। FCRA के अंदर बचे हुए अमेंडमेंट्स ये सिर्फ 3 ही अमेंडमेंट थे। एक बार मैं वापस से दिखा दूं आपको ऊपर बेयर टेक्स्ट में, सी दिस रूल 6 वाला अमेंड 25,000 से हो गया है 1 लाख, ये हो गया है 60 डेज से 1 मंथ, और बाद में लेटर ऐड किए हैं AA अपेंडेड बाय टू द रूल्स, जो एग्जीक्यूशन करना है आपके डायरेक्टर ने, ऑफिस बेयरर ने, फंक्शनरी ने। FCRA के इन अमेंडमेंट के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट का इम्प्रैक्टिकल वाला अमेंडमेंट है। उसके अंदर लिखा गया है which deals with the short title extent and commencement provision is omitted by Jammu and Kashmir reorganization 2019। जम्मू एंड कश्मीर को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है, तो उसके अंदर अब कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो सबको ही पता है। फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड वाले अमेंडमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन 5 सबसेक्शन 26 में जो रिजोल्यूशन प्लान का डेफिनेशन है, इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है। फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट रिजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड प्रोविजंस फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मर्जर, अमलगमेशन और डीमर्जर। मतलब रिजोल्यूशन प्लान में मर्जर, अमलगमेशन और डीमर्जर ये तीनों ऐड किए गए हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में सेक्शन 7 में अमेंडमेंट है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसके अंदर बोला गया है, सबसे पहले तो मैं जरा सबसेक्शन 4 को पढ़ना चाहूंगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शॉल विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ascertain the existence of the default from the records of the information utility on the basis of other evidence furnish a financial creditor under subsection 3, provided that if adjudicating authority has not ascertained the existence of the default and passed on the order under subsection 5 within such a time, it shall be recorded its reason in writing for the same। मतलब 14 डेज में समझो आपको FCOCCD ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया, आपको 14 डेज में हाँ या ना बोलना है। अगर आपने हाँ बोला बिना एविडेंस के, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से एविडेंस नहीं लिया, खुद का एविडेंस लिया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रीजन नोट करके रखना चाहिए। हैज नॉट ascertained the existence of the default and passed order, then subsection 5 shall record the reason in writing for the same। रीजन रिकॉर्ड करना चाहिए कि आपने ऑर्डर पास क्यों किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्लियर है कंसेप्ट में एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना, बस इतना ही अमेंडमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला मैंने जानबूझ के ज्यादा कंटेंट देके रखा है रीडिंग के लिए। टाइम लिमिट फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ये खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट। IMP डबल ट्रिपल IMP बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक सवाल पूछना चाहता हूं मित्रों, CIRP कितने दिनों तक चल सकता है? सबको पता होगा, जग जाहिर सत्य है, 180 डेज। कितने दिनों के लिए एक्सटेंड हो सकता है? 90 डेज। मतलब अगर मैं टाइमलाइन पे लूं कि भैया NCLT ने CIRP अप्रूव कर दिया, 1 जून 2025 को CIRP अप्रूव किया, 180 दिन रफली
एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन रफली 30 नवंबर 2025 तक 180 दिन चलेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 180 दिन चलेंगे रफली। तो इतने दिन तक सीआईआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए, सीआईआरपी फिनिश। ऊपर से अगर लगा तो 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रफली 20 फरवरी 2026 तक एक्सटेंशन मिलेगा। अब ये सीआईआरपी चल रहा है, बीच में ही कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में लिटिगेशन हो गया कि भाई ये डेट प्रूव करो, या ये डेट थी ही नहीं, या पेबैक पीरियड बढ़ाओ, या कोई भी लिटिगेशन शुरू हो गया, एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन। इस लिटिगेशन के अंदर तो टाइम एडअप होगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 180 डेज 90 डेज में लिटिगेशन वाला पीरियड तो ये एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिससे हो ये रहा है केस चला जाता है लिटिगेशन में, और 270 डेज जो हमारा आईबीसी का स्ट्रक्चर था, क्रक्स था कि भाई 270 दिन में केस रफा दफा, वो तो केस 270 दिन में रफा दफा हो ही नहीं रही। ये तो टेंशन वाली बात हो गई। मतलब 180 डेज दिए, ऊपर से 90 डेज दिए, 270 दिन में लिटिगेशंस की वजह से, लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से केस नहीं खत्म हो रहा। तो फिर आईबीसी का फायदा क्या है? ये तो वाइंडिंग अप जैसी ही प्रोसीजर हो गई वापस। तो अब उन्होंने अमेंडमेंट लाया, देर आए दुरुस्त आए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल मैंडेटरी बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जिस दिन से एनसीएलटी ने अप्रूव किया, सभी including any extension of a period of the corporate insolvency resolution process granted under this section and time taken for the legal proceeding in relation to such a resolution। या कोई भी समय लिया है लीगल प्रोसीडिंग के लिए इस रेजोल्यूशन में, ये सब मिला के, मतलब भैया आपका 180 दिन, आपके 90 दिन, आपका लीगल प्रोसीडिंग, आपके लिटिगेशन, सब मिला के मैक्सिमम कितना डेज दिया है? 330 डेज। भैया 330 डेज में इसको फिनिश करो। सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि अब ये चेंज हो गया है 330 डेज तक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्लियर है एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज पेंडिंग एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड रेफर्ड टू इन द सेकंड प्रोविजो, सच अ रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब अभी ये जो अमेंडमेंट है, अभी अगर किसी का ऑलरेडी सीआईआरपी कंप्लीट चल रहा है, सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और वो ये 270 डेज में खत्म नहीं हुआ है, तो ये एक्ट जिस दिन से आया वहां से 90 डेज ट्रांजिशन पीरियड दिया है कि जिनका सीआईआरपी चल रहा है, 270 डेज खत्म हो चुका है, उन्होंने ये एक्ट आने से 90 डेज के अंदर इसको फिनिश करना है। ट्रांजिशन प्रोविजन है, प्रोविजन इतना कुछ काम का नहीं है, आप इसको कट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 2019 वाला अमेंडमेंट एक्ट है, 90 डेज खत्म हो गए, हम 2020 में खड़े हुए हैं, वी आर इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिचुएशन नहीं होगा। सो ये चीज को याद रखना, ये अमेंडमेंट बड़ा काम का था। नीचे इन सेक्शन 25A फॉलोइंग सबसेक्शन शॉल बी एडेड, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने शायद सुना होगा, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं फॉर द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। उसके अंदर अमेंडमेंट है, नया सबसेक्शन ऐड हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्रारी कंटेंट इन सबसेक्शन 3, authorized representative under subsection 6 of section 21 shall cast, बड़े अच्छे से ध्यान देना, shall cast a vote on behalf of all the financial creditor he represent in accordance with the decision taken by the vote more than 50%, the voting of the share of the financial creditor he represent who have cast their vote. On behalf of all financial creditor he present in accordance with the decision taken by the vote of more than 50% of voting share of the financial creditor he represent who have cast their vote। मतलब क्या बोला गया है? एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में से 6 ने इसको अलग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और जो बचे हुए 4 है उन्होंने इसको अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, तो बोला है कि ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो मेजॉरिटी है उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा? मेजॉरिटी के। बस इतना ही अमेंडमेंट है। आगे
that provided that for the vote to be cast in respect of application under 12A, the authorized representative shall cast his vote in accordance with the provision of subsection number 3. मतलब नॉर्मल प्रोविजन दिया गया है कि किस हिसाब से वोट कास्ट करेगा. In section 32B, the following shall be substituted. सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में नीचे की चीज सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शॉल एग्जामिन ईच रेजोल्यूशन प्लान. किस बारे में है? सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जामिन ईच रेजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड बाय हिम to confirm that each resolution plan provides for the payment of the corporate insolvency resolution process cost. आपको शायद पता होगा तो CIRP प्रोसेस के एंड में अगर लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले CIRP कॉस्ट पे की जाती है. ये सबसे पहला प्रायोरिटी है. क्लियर है? प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर इन सच अ मैनर. ऑपरेशनल क्रेडिटर की भी डेट पे करना जरूरी है, ये भी बोला गया है. द अमाउंट टू बी पेड टू सच अ क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. The amount would have been paid to such a creditor if the amount to be distributed under resolution plan has been distributed in accordance with the order of priority. कुछ इस कदर देना है ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसा जैसे प्रायोरिटी पेमेंट हम करते हैं. क्लियर है? नीचे उसके बाद में whichever is higher and provides for the payment of the debt of the financial creditor who do not have a vote in favor of resolution plan in such a manner as may be prescribed by board, which shall not be less than the amount to be paid to creditor in accordance with subsection 7 of section 53 in the event of liquidation of corporate debtor. Clear? So for removal of doubt, it is hereby clarified that distribution in accordance with the provision of the clause shall be fair. Distribution shall be fair and equitable. For purpose of the clause, it is declared from commencement of Insolvency Bankruptcy Code Amendment Act 2019, the provision of this clause shall apply to corporate insolvency resolution process of corporate debtor where resolution plan has not been approved or rejected, where appeal has been made and legal proceeding has been initiated in the court against the decision of the adjudicating authority. तो ये चीज को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए आप रीड कीजिए क्योंकि थोड़ा सा हेवी है, समझने में तकलीफ होगी, सो सिर्फ ध्यान देना. रीड कीजिए. ओके, पढ़ लिया सबने? सो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर मतलब क्या है मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं. सबसे पहले एक बात आपने याद रखना, यहां सबसे पहले पॉइंट जो बोला गया है, पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि भाई कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ CIRP पहले प्रोवाइड कर दो. ये प्रायोरिटी 1 पे ही रहेगा. चलिए ठीक है. दूसरा, ऑपरेशनल क्रेडिटर. ऑपरेशनल जो क्या है बोले एक बार, जो से क्रेडिटर. इन क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलना चाहिए. किस हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए? एक तो उनको IBC के सेक्शन नंबर 53 में जो पेमेंट मिलता था वो मिलना चाहिए. IBC के सेक्शन 53 में लिक्विडेशन के हिसाब से जो पेमेंट मिलता था वो मिलना चाहिए. एक तो वो, नहीं तो उनको CIRP में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो पेमेंट मिलना चाहिए था वो पेमेंट whichever is हायर, इतना उनको पेमेंट मिलना चाहिए. इसका प्रोविजन करके रखो. मतलब आपको पेमेंट प्रायोरिटी वाइज, आपको शायद पता होगा कि 53 के अंदर बोला गया है पहले कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ CIRP, फिर बोला गया है भैया वर्कमैन्स ड्यूज, फिर एम्प्लॉइज ड्यूज बोले गए हैं, फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर ड्यूज, फिर गवर्नमेंट. वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक था ICI के मॉड्यूल में, वो भी मैंने बताया था. तो जो लिक्विडेशन के हिसाब से पेमेंट और जो CIRP का पेमेंट बनता है whichever is हायर के हिसाब से आप प्रोविजन करके रखो फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द क्या बोलो एक बार, फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर का पेमेंट. ठीक है,
ये चीज यहां पे बोली गई है, इतना आपने याद रखना। एक और पॉइंट यहां पे बोला गया है कि भाई सीआईआरपी अप्रूवल करने के लिए एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगता है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे तो फाइनेंशियल क्रेडिटर की कमेटी बनेगी, कि नहीं होंगे तो 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, इसका अप्रूवल लगता है। अब सीओसी के अप्रूवल में समझो सीआईआरपी के लिए 80% लोगों ने बोल दिया हाँ यस ये सीआईआरपी करो, 20 ने इस स्कीम को मना कर दिया, 20% सेड नो। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम सीआईआरपी में जो कंसीडरेशन देंगे वो क्या हम सिर्फ 80% को देंगे? क्या हम ये जो कंसीडरेशन देंगे विल वी गिव इट टू ओनली 80%? नहीं, ये जो हम कंसीडरेशन एग्री कर रहे हैं ये 80% को तो मिलेगा ही मिलेगा, 20% को भी मिलेगा। तो इतने पॉइंट उन्होंने यहां पे बोल के रखे हैं, मैं चाहूंगा इसको नोट करके रखिए। ये 3 पॉइंट्स बड़े काम के हैं, ठीक है, कि भैया कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ सीआईआरपी को प्रायोरिटाइज करो, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए प्रोविजन करो, और तीसरा सीआईआरपी में जो अप्रूव कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं दोनों को साथ में पेमेंट करो। क्लिक कर लिया सबने फोटो? वेरी गुड। आ जाओ वापस। ये चीज होने के बाद नीचे अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। If the adjudicating authority, section 31 में amendment है, authority is satisfied that resolution plan is approved by the committee of creditor under subsection number 4 of section 30 meets the requirement as referred to in subsection 2 of 30, it shall be ordered to approve the resolution plan which shall be binding on corporate debtor and its employees, including central government, state government, local authority whom the debts in respect of the payment dues arising under the law for the time in force such authorities whose statutory dues are owed। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के ड्यूज है, जितने भी अथॉरिटीज के ड्यूज है, उनके ऊपर भी ये रिजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग रहेगा। मतलब सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी को ये रिजोल्यूशन प्लान से बाइंड होना पड़ेगा, जितना पेमेंट उनको रिजोल्यूशन प्लान के हिसाब से मिलने वाला है उतना ही दिया जाएगा। लास्ट अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 33 के अंदर, वेयर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहां सबसेक्शन 2 ऐड किया गया है इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन में, where resolution professional at the time of during the corporate insolvency resolution process but before the confirmation of resolution plan initiate adjudicating authority intimates the adjudicating authority a decision of the committee of creditor approved not less than 65% of the voting share to liquidate the corporate debtor, the adjudicating authority shall pass a liquidation order। मतलब अगर सीओसी ने 65% से वोट कर दिया, कितने परसेंट से? 65 नया परसेंटेज है भाई जिंदगी के अंदर। हाँ, सीओसी ने 65% से वोट कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये कम्युनिकेट कर दिया आपके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, तो भैया ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सीआईआरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये कंपनी को, कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेट कर देगा। 65% मतलब सीआरपी पेंडिंग है, सीआरपी चल रहा है और बीच में ही क्रेडिटर का दिमाग खराब हो गया, जमा हो गया, 65% लोगों ने बोला नहीं चाहिए, ये सीआरपी वर्क नहीं करने वाला, पैसा पूरा चाहिए। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोला, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल देगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंपनी को लिक्विडेट कर देगा इमीडिएटली। ये चीज को आपने याद रखना है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ द सबसेक्शन इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर may take a decision to liquidate the corporate debtor at any time after constitution under section 21 before confirmation of the resolution plan including any time before preparation of the information memorandum। मतलब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनने के पहले भी आप कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हो 65% के अप्रूवल से। ये टोटल अमेंडमेंट यहां पे होते हैं खत्म। सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ ग्रुप 1 के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मैं यहां पे देना चाहूंगा। सबसे पहले नोटिस 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेंडिंग केस स्टडी बाकी है। जितने लोगों ने मुझसे लिए हैं शायद उनको पता होगा, ये पेंडिंग केस स्टडीज के अंदर आईसीएआई ने एक और बुक लॉन्च किया है कुछ 77 पेजेस का, जिसके अंदर उन्होंने और केसेस ऐड किए हैं। अब मेरे को पेंडिंग केस स्टडी तो मैं फरवरी एंड तक देने वाला था, लेकिन ये बुक देखने का मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने इसको डिले करना चाहिए, तो सब एक साथ हो जाएगा। तो ये टेंटेटिवली आपका रिलीज होगा बेटा 15 मार्च नहीं, ऑन सेफर साइड 20 मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास ये आपका रिलीज हो जाएगा। थोड़ा डिले होगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो दे दूंगा कि भाई ये डिले हो सकता है, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट के केस स्टडीज भी मतलब अमेंडमेंट्स भी हम उसी ड्यूरेशन में लॉन्च करेंगे 20 मार्च के आसपास।
यहाँ पे आपका सीए फाइनल कॉर्पोरेट अलाइड लॉ का अमेंडमेंट लेक्चर होता है खत्म। आई होप सो आपको पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा जितना मेरे को आया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी वजह से एडवांटेज मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। देश दर्शन करे, ओवर एंड आउट।